किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में पैदावार बढ़ाने के 10 बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय। यहां पे हम 10 ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी गेहूं में ज़्यादा पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं या फिर पुराने हैं लेकिन अभी तक SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान साथी सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम 10 बहुत ही इजी तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी गेहूं में पैदावार बढ़ा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं पहला तरीका कौन सा है। किसान साथियों, पहले तरीके में हम यहाँ पे यूरिया खाद का प्रयोग करेंगे। बिना यूरिया की पूर्ति के यानी बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन के बारे में आपको बताएंगे, यानी यूरिया खाद आपको कैसे डालनी है, कितनी मात्रा में कब कब डालनी है, इसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। तो चलिए इसी के ऊपर पहले स्टार्ट करते हैं कि हमें यूरिया कब कब डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। किसान साथियों, गेहूँ की संपूर्ण फसल अवधि में लगभग 102 किलोग्राम आपको जो यूरिया आती है इसका उपयोग करना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान साथी पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे जो हम पहली बार डालते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सारी मात्रा एक बार में ही डाल देना है, इसको आपको 3 भागों में बांटना होता है। और पहली बार की अगर हम बात करें तो पहली बार जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई के समय लगभग 25 किलोग्राम आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल यहाँ पे करना है। इतनी मात्रा बुआई के समय के लिए पर्याप्त होती है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ें तो दूसरी मात्रा जो हम डालते हैं, यानी हम 3 बार डालते हैं, तो दोबारा से आपको गेहूँ में यूरिया जो डालनी होती है वो डालना होता है पहले सिंचाई पे, मतलब पहला पानी लगाने के बाद। अब बहुत सारे किसान भाई यहाँ पे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि क्या हमें पहला पानी, हालांकि बहुत सारे किसान भाई तो पहला पानी अब लगा भी चुके होंगे, फिर भी अभी बहुत सारे हमारे ऐसे किसान साथी हैं जो पहला पानी अभी या तो लगाने वाले हैं या फिर 1-2 दिन में लगा चुके हैं। तो उनका एक सवाल ये भी रहता है कि क्या हमें सिंचाई से पहले यूरिया डालनी चाहिए या फिर सिंचाई के बाद में यूरिया डालनी चाहिए। तो मैं आपको बताते चलूँ, जो यूरिया खाद होती है मिट्टी में, पानी में बहुत जल्दी घुल जाती है, और अगर आप इसका इस्तेमाल सिंचाई से पहले करते हैं तो ये नीचे चली जाती है, लेंचिंग हो जाता है, आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में यूरिया नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल सिंचाई के बाद ही करना चाहिए, बेहतर काम करेगी। सिंचाई से पहले करेंगे, हालांकि जो भारी मिट्टी है वहाँ पे आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सिंचाई के बाद ही करिए। हल्की मिट्टी में तो ज़्यादा समस्या आती है, वहाँ पर बहुत जल्दी पानी सोख लेता है, उसके साथ साथ यूरिया भी काफ़ी जल्दी नीचे चली जाती है। तो यूरिया हमेशा सिंचाई के बाद ही आपको डालनी है। तो जब आप पहला पानी लगाते हैं, मान लीजिए 21 से 25 दिन या फिर अधिकतम 30 दिन, तो उसके 2-4 दिन के बाद जब भी आपका खेत चलने योग्य हो जाए तब आपको यूरिया लगभग 40 किलोग्राम आपको देना चाहिए। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो 40 केजी यूरिया आपको, यानी 40 किलोग्राम यूरिया आपको पहले पानी के बाद देना है। उसके बाद में हम बात करते हैं अंतिम बार आपको यूरिया कब देना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के कभी भी आप गेहूँ में या फिर किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। नाइट्रोजन काफ़ी अहम तत्व होता है। नाइट्रोजन के बिना वानस्पतिक विकास ही नहीं होगा, मतलब पौधे के ऊपरी भाग वाला विकास ही नहीं होगा, तो आपको कहाँ से ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। तो अगर हम बात करें अंतिम बार हमें यूरिया कितना देना है, तो अंतिम बार यूरिया आपको दूसरे पानी के बाद दे देना चाहिए। लगभग मान के चलिए 40, 45 या 50 दिन, अधिकतम 55 दिन। 55 दिन के बाद नहीं देना। समस्त मात्रा आपको यूरिया की 50 से 55 दिन, या फिर अधिकतम बहुत देर हो गई तो 60 दिन, इससे ज़्यादा समय मत लीजिएगा। तो आपको 50 से 55 दिन के अंदर ही समस्त मात्रा का इस्तेमाल कर देना है, और दूसरे पानी पे फिर से आपको लगभग 40 किलोग्राम यूरिया खाद का उपयोग करना है। इतनी मात्रा किसान साथियों पर्याप्त रहेगी। तो यहाँ पे पहले पानी पे 40 केजी आप डाल दीजिएगा, दूसरे पानी पे आपको फिर से 40 केजी डाल देना है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे से ग्रोथ होगी, ज़्यादा कल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा, पौधे में हरापन रहेगा और पौधे में ज़्यादा उत्पादन भी आपको, मतलब शुरुआत से ही अगर आप ध्यान देंगे तभी आपको ज़्यादा उत्पादन मिल पाएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि बालियाँ निकलने वाली हो, तब हम कोई ऐसा तरीका, ऐसा कोई जादुई तरीका, जादुई खाद डाल दें जिससे हमें ज़्यादा उत्पादन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। आपको शुरुआत से ही ध्यान देना पड़ेगा। तो यूरिया पे आपको विशेष ध्यान देना है और यूरिया की पूर्ति आपको अवश्य करनी है। तो पहली चीज़ हो गई यूरिया, हमने जान ली कब हमें डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। किसान साथियों, यहाँ पे हमने दूसरे नंबर पर रखा है जिंक सल्फेट। बहुत सारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं इस्तेमाल ना करें। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित ही आपको इसका फ़ायदा अवश्य मिलता है। तो अगर हम जानें कि हमें जिंक का इस्तेमाल गेहूँ में कब करना चाहिए, तो वैसे तो इसके इस्तेमाल का जो
सबसे अच्छा सबसे सही समय होता है किसान साथी, वो होता है पहले पानी के बाद। जब पहले पानी के बाद आप यूरिया डालते हैं, मतलब पहले सिंचाई के बाद यूरिया खाद की टॉप ड्रेसिंग करते हैं, तो उसी के साथ में आपको जिंक खाद का भी किसान साथी इस्तेमाल कर देना चाहिए। वो काफ़ी बेहतर समय होता है। लेकिन मान लीजिए पहला पानी आप लगा चुके हैं, फिर भी यूरिया नहीं डाल पाए हैं, तो उसके कुछ दिन के बाद भी आप चाहें तो दूसरे पानी पे भी यूरिया डाल सकते हैं। लेकिन पहले पानी पे डालना, मतलब ज़्यादा लाभ लेना है अगर आपको, तो पहले सिंचाई के बाद ही यूरिया के साथ में आपको जिंक का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर हम जानें कितनी मात्रा में जिंक आपको देनी होती है, तो जो पहली जिंक आती है 33% वाली, तो 33% वाली जिंक की आपको किसान साथी लगभग 5 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। पहले पानी के बाद में यूरिया के साथ में हमेशा यूरिया के साथ ही जिंक का प्रयोग करिएगा। और जो दूसरी जिंक आती है 21% वाली, अगर आपको ये मिलती है, अगर आप ये डालना चाहते हैं, तो इसकी 7 से लेकर 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक किसान भाई दे सकते हैं। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। तो दोनों में से कोई एक जिंक पहले पानी पे डाल दीजिएगा। मान लीजिए पहला पानी आप लगा चुके हैं, तो उसके कुछ दिन के बाद भी आप चाहें तो इसका इस्तेमाल यूरिया खाद के साथ या फिर आप देसी खाद में मिला के, मान लीजिए आप यूरिया भी डाल चुके हैं, तो अगर आप देसी खाद में भी मिला के इसका इस्तेमाल किसान भाई, मतलब गोबर खाद वगैरह में आप मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद में आप आसानी से छिड़काव मतलब अपने मिट्टी में डाल दीजिएगा। तो जिंक आप इस तरह से भी किसान साथी दे सकते हैं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो दूसरे पानी लगाते समय भी आप यूरिया डाल दीजिए, यूरिया के साथ में जिंक डाल दीजिएगा। तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 केजी 33% वाली जिंक आप फिर से डाल सकते हैं, या फिर 21% वाली 7 से 8 केजी डाल सकते हैं। और मान लीजिए एक मैं बेहतर तरीका आपको बता देता हूँ, मान लीजिए आप मिट्टी में नहीं डालना चाहते हैं, तो किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो पहले पानी पे यूरिया डाल चुके होंगे, वो चाहते हैं कि हमें हमारी फसल को जिंक भी मिल जाए, लेकिन मिट्टी में न डालना पड़े, क्योंकि मिट्टी में डालेंगे तो यूरिया फिर या फिर कुछ भी ऐसा खाद डालना पड़ेगा, चाहे गोबर खाद हो गया कुछ भी हो गया, उसके साथ मिला के आपको यूज करना ही पड़ेगा। तो उसकी जगह पे किसान साथी आप क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप इसका छिड़काव यानी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अपनी खड़ी फसल में छिड़काव विधि से भी आप जिंक की पूर्ति कर सकते हैं। तो जो 33% वाली जिंक आती है किसान साथी, इसकी आपको लगभग 750 ग्राम मात्रा लेनी है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होती है। तो 750 ग्राम 33% वाली जिंक लेनी है, या फिर 21% वाली मिलती है, तो उसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। और मान लीजिए आप जो एडिटिया जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम चिलेटेड जिंक नाम से जानते हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों में से कोई एक जिंक ले लीजिएगा। इसके साथ में 1 से 2 किलोग्राम जो यूरिया आती है, इसका घोल बना के आप साथ में स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी यूज में ला सकते हैं। चाहे आप यूरिया का इस्तेमाल कर लीजिए, मतलब यूरिया का घोल बना के आप छिड़काव कर लीजिए, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का भी प्रयोग आप जिंक के साथ में कर सकते हैं। कभी भी जिंक को सिंगल आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कुछ ना कुछ आपको डालना है, चाहे आपको यूरिया डालनी है, चाहे बुझे हुए चूने का पानी यूज करना है, तो आसानी से आपको इसका इस्तेमाल कर देना है। तो दूसरी चीज़ हो गई जिंक। जिंक के इस्तेमाल से प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, सारी चीज़ें अच्छे से होगी, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में जो एक खादों को ग्रहण करने की क्षमता होती है, पोषक तत्वों को लेने की क्षमता होती है, उसमें काफ़ी विकास होता है, जिससे सारे तत्व आपके पौधे को जल्दी जल्दी तेज़ी से मिलने लगते हैं। तो दूसरी चीज़ होगी यहाँ पे जिंक। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। तीसरी चीज़ किसान साथियों, यहाँ पे आपको प्रयोग करना है सल्फर। सल्फर के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन यानी जो आप यूरिया खाद अपने मिट्टी में डालते हैं, पौधे आपको काफ़ी अच्छे से उसको ग्रहण कर पाते हैं। मतलब सल्फर से काफ़ी अच्छा लाभ होता है, पौधे में हरापन भी आता है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और आपकी फसल में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, मिट्टी के पीएच वैल्यू को भी कम करता है। तो आप सल्फर भी आप डाल सकते हैं। जो सल्फर आता है 90 या 80% वाला, इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। और सल्फर का इस्तेमाल भी आप यूरिया के साथ कर सकते हैं। यूरिया, जिंक और सल्फर आसानी से आप एक साथ में डाल सकते हैं। पहले पानी पे आपको सल्फर की पूर्ति कर देनी है। मान लीजिए पहले पानी पे आप नहीं डाल पाए हैं, तो दूसरे पानी पे भी आप सल्फर डाल सकते हैं। अच्छा लाभ आपको तब भी देखने को मिल जाएगा। तो किसान साथियों, यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमारा सल्फर भी हो गया। सल्फर भी आपको अवश्य डालना चाहिए, जिससे आपके पौधे में हरापन रहेगा, अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी बढ़वार आएगी, पौधे में ज़्यादा कल्ले, ज़्यादा फुटाव, अधिक चमक रहेगी, आपको अच्छा उत्पादन अवश्य मिल जाएगा। अब हम जानते हैं चौथा तरीका आपको क्या करना है। चौथे तरीके में हम यूज करेंगे पोटास। बहुत सारे किसान भाई ऐसी गलती करते हैं कि अपने गेहूं में वो पोटास खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहाँ तक कि गेहूं, धान, इन तमाम फसलों में अभी भी ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जो पोटास खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं उन किसान
किसान भाइयों से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपको केवल एक बार थोड़ी सी मात्रा में यूज करके देख लेना है। मान लीजिए आप कम क्षेत्रफल में अगर आप गेहूँ की खेती करते हैं, मान लीजिए 1-2 बीघा ही लगाते हैं, तो आधे में आपको पोटास का इस्तेमाल कर देना है। जितना भी आप खेती करते हैं उसके आधे भाग में पोटास डालिए, आधे में पोटास मत डालिए। आपको असर उसका दिखाई दे जाएगा कि हाँ, पोटास डालने से फ़ायदा होता है। पोटास डालने से बालियों की लंबाई बढ़ेगी, पोटास डालने से दानों की संख्या में वृद्धि होगी, दाने आपके अच्छे आएंगे, दाने स्वस्थ आएंगे, दाने का भराव सही ढंग से हो पाएगा, दाने सारे मोटे रहेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दाने आपके बहुत पतले रह जाते हैं, जिससे उत्पादन में सीधा सीधा असर होता है। आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, आपके पौधे के तने को मजबूत करता है, जिससे आपकी फसलें गिरती नहीं है। तो पोटास के बिना कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा उत्पादन, ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो हम यहाँ पे पोटास के बारे में भी जान लेते हैं। तो नंबर 4 पर इसलिए हमने पोटास को ही रखा हुआ है। पोटास यानी हम यहाँ पे MOP पोटास की बात कर रहे हैं, जो MOP पोटास बाज़ार में आसानी से आपको मिल जाता है। तो अगर हम जाने संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब गेहूं की बुआई से लेकर गेहूं की कटाई तक कितना पोटास डालना चाहिए, तो गेहूं की बुआई से कटाई तक लगभग 40 से लेकर 45 किलोग्राम पोटास यानी MOP पोटास आपको डालना होता है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त होती है। पोटास आप चाहें तो बुआई के समय संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप डालते हैं तो और ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। पोटास यहाँ पर आपको एक बार में न डालते हुए 2 भागों में बांट देना है, 2 बार आपको प्रयोग करना है। पहली बार आपको बुआई के समय डालना है, दूसरी बार आपको लगभग 40 से 50 दिन या फिर 55 दिन के अंदर डाल देना है। तो अगर हम मात्रा के बारे में जानें तो बुआई के समय 25 किलोग्राम पोटास आपको डालना है। उसके बाद में दूसरा पानी लगाने के बाद जब आप यूरिया डालते हैं तो उसके बाद में आप उसी यूरिया खाद के साथ में पोटास का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यूरिया के साथ में पोटास डालते हैं तो बस एक सावधानी आपको यही बरतनी है कि जब भी आप इन दोनों खादों को आपस में मिलाएं तो बहुत लंबे समय तक आपको मिला के रखना नहीं चाहिए। मिलाने के तुरंत बाद आपको यूज कर लेना है। तो मान लीजिए बहुत सारे किसान भाई ऐसे होंगे जो बुआई के समय पोटास न डाले होंगे, तो वो किसान भाई पहले पानी पे भी पोटास डाल के इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो पहले पानी पे आपको लगभग 25 किलोग्राम पोटास डाल देना है। उसके बाद में दूसरे पानी के बाद में लगभग 50-55 दिन तक या अधिकतम 60 दिन तक आपको पोटास फिर से 20 kg डालना है। और पहले पानी पे 25 kg या फिर बुआई के समय 25 kg पोटास आपको डालना है, मतलब संपूर्ण 45 kg या 40 kg आपको पोटास यूज करना है। तो चौथी चीज़ हमारी हो गई पोटास। अब हम बात करते हैं पाँचवीं चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कभी भी आप गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। वो है सिंचाई। सही समय पर सिंचाई काफ़ी आवश्यक है। बिना सिंचाई के, बिना पानी के कोई भी पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाता है। तो अगर आप चाहते हैं गेहूँ में अच्छी और ज़्यादा पैदावार मिले तो समय समय पर आपको गेहूँ की सिंचाई करते रहना चाहिए। 2 प्रमुख अवस्थाएं होती हैं, केवल 2 अवस्थाओं में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी वैसे आपको समय समय पर सिंचाई करती रहनी है। तो 2 अवस्थाएं कौन सी है हम जान लेते हैं। पहली अवस्था है जड़ अवस्था। अब जड़ अवस्था हम बोलते हैं जब हमारी गेहूं की बुआई हो जाती है और बुआई से 21 से जो 25 दिन का समय होता है, इसको हम जड़ अवस्था यानी इसको हम क्राउन स्टेज बोलते हैं। इस समय जो जड़ों का विकास हो काफ़ी तेज़ी से होना स्टार्ट होता है, जड़ें काफ़ी अच्छे से फैलती हैं। और इस समय अगर पानी की कमी हो जाती है तो जड़ों का विकास बाधित होता है। जब जड़ों का विकास नहीं होगा, ज़्यादा कल्ले नहीं आएंगे, आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, पौधे में हरापन नहीं आएगा, पौधे की बढ़वार बाधित होगी, पौधे में ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो पहला पानी आपको अवश्य लगाना है, 21 से 25 दिन के अंदर लगाना है, तभी आपको अच्छा पैदावार मिलेगा। और पहला पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं लगाना, मतलब बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं होता है। इसके बाद में दूसरी अवस्था आती है बालियाँ निकलने वाली अवस्था। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि जब से बालियाँ आपके तने के अंदर आ जाती हैं उसके बाद में जब तक दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक नमी आपको बना के रखनी है। मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पानी भर के रखिए, बस खेत में नमी होनी चाहिए, इतना पानी ही आवश्यक है। गेहूं की फसल को कोई बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके साथ साथ समय समय पे आपको सिंचाई करते रहना है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसी आपकी खेत की कंडीशन हो उसी हिसाब से आपको सिंचाई करना है। ऐसा नहीं कि पानी है, नमी है तब भी आप सिंचाई कर दें। अगर आपको लगता है खेत में नमी है तो आपको सिंचाई नहीं करनी है, कुछ दिन बाद ही आपको सिंचाई करनी है, लेकिन पहला पानी आपको 21 से 25 दिन पे ही लगाना चाहिए। तो यहाँ पे सिंचाई की भी हमने बात कर ली। इसके साथ साथ एक खाद आप और डाल सकते हैं, वो है सागरिका। तो नंबर 6 पे यहाँ पे हमने रखा है सागरिका। सागरिका यानी जो ग्रोथ प्रमोटर आता है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका दानेदार, एक आती है सागरिका लिक्विड। तो सागरिका दानेदार किसान साथी आपको कब यूज करना है? सागरिका दानेदार बुआई के समय 10 kg, यानी जब आप गेहूँ की बुआई करते हैं तो 10 kg आपको दानेदार सागरिका देनी होती है। इसके बाद में किसान साथियों, जब आप गेहूँ में पहला पानी लगाते हैं तो फिर से आपको 10 kg सागरिका देनी चाहिए। सागरिका
सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। तो दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। 10 केजी बुआई के समय 10 केजी पहले पानी पे देना चाहिए। मान लीजिए बुआई के समय आप ना दे पाए हो तो आप पहले पानी पे भी आप 10 केजी सागरिका दे सकते हैं, बेहतर लाभ आपको मिल पाएगा। और मान लीजिए और अच्छा लाभ आप लेना चाहते हैं तो आप मिट्टी में देने की बजाय, मान लीजिए आप पहली बार अगर आपने सागरिका का इस्तेमाल बुआई के समय नहीं किया है तो दूसरी बार सागरिका दानेदार मत डालिएगा। दूसरी बार पहले पानी के बाद आपको सागरिका लिक्विड का छिड़काव यानी स्प्रे करना चाहिए। सागरिका लिक्विड अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे भी अच्छा लाभ मिलता है। तो सागरिका लिक्विड की यहाँ पे किसान साथियों लगभग 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना है। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। तो इसके साथ साथ आप दोबारा से इसका इस्तेमाल गबोट अवस्था में कर सकते हैं, यानी जब बालियाँ निकलने वाली होती है तब करिएगा, तब भी आपको अच्छा लाभ मिल जाएगा। तो सागरिका भी आप दे सकते हैं अच्छे लाभ के लिए, अच्छा उत्पादन पाने के लिए। तो यहाँ पे हमने नंबर 6 पे सागरिका रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नंबर 7 की। किसान साथियों नंबर 7 पे यहाँ पे हमने रखा है NPK 19-19-19। NPK 19-19-19 काफ़ी बेहतर काम करता है अच्छी पैदावार के लिए, अच्छे कल्ले पाने के लिए आपको इसका भी किसान साथी प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो जो NPK 19-19-19 आता है जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम होता है, इसका इस्तेमाल शुरुआती विकास के लिए किया जाता है। पौधे में ज़्यादा कल्ले पाने के लिए, पौधे के अच्छे विकास के लिए इसका इस्तेमाल आपको शुरुआती अवस्था में लगभग 30 से 35 दिन वाली अवस्था में करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों NPK 19-19-19 पहले पानी के बाद देना है। इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका लिक्विड जो आप डालने वाले हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों खादें एक साथ प्रयोग की जा सकती हैं। तो सागरिका लिक्विड आपको डालनी है 250 से 500 ml और NPK 19-19-19 आपको डालना है लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान साथी पर्याप्त होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ देखने को मिल जाता है। वैसे आप जो NPK आता है 19-19-19 इसका इस्तेमाल गेहूँ की फसल में 2 बार कर सकते हैं। 2 बार करने से और बेहतर लाभ मिलेगा। तो पहली बार आपको डालना है 30 से 35 दिन की अवस्था में और दोबारा से फिर से 10 से 15 दिन के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं बेहतरीन कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, अधिक हरियाली आएगी, अच्छा ज़्यादा उत्पादन निश्चित ही आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे किसान साथियों हमारी नंबर 7 पे हो गई NPK 19-19-19। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। तो यहाँ पे हमने नंबर 8 पे रखा हुआ है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा आपको मिलने वाला है। क्या क्या फ़ायदा मिलेगा हम पूरी जानकारी देखेंगे। तो अगर आप सभी अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कोई भी सवाल आपके मन में उठ रहा हो तो नीचे कमेंट करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ही आपको सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो हम बात कर रहे थे बोरोन के। बोरोन के इस्तेमाल से 2-3 फ़ायदे होते हैं जो इस समय काफ़ी अच्छा लाभ आपको देने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि बोरोन के इस्तेमाल से जो भी आपके मिट्टी में तत्व होते हैं, बोरोन का काम यही होता है कि आपके तत्वों को सभी अंगों तक, मतलब जो भी आपके मिट्टी में पोषक तत्व आपके पौधे ग्रहण करते हैं उन तमाम तत्वों को आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब आपके पौधे जो भी भोजन खाते हैं तो वो भोजन समस्त अंगों तक पहुँचाने का कार्य बोरोन का होता है। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम ये होता है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है और दूसरा काम होता है पोलिनेशन, जिसको हम परागण प्रक्रिया कहते हैं, जिससे हमारे मेल फीमेल फ्लावर से दाने का विकास होता है, बीज का विकास होता है, तो उसको हम पोलिनेशन बोलते हैं, परागण प्रक्रिया बोलते हैं। तो अगर ये सही ढंग से नहीं होता है तो दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है, दाने हमारे कमज़ोर रह जाते हैं, दाने आते ही नहीं हैं, खाली रह जाते हैं। तो इसलिए आपको बोरोन का इस्तेमाल अवश्य करना है। अब हम जानते हैं सही समय क्या है। बोरोन वैसे तो आप कभी भी डाल सकते हैं गेहूँ में, लेकिन सबसे अच्छा समय होता है बोरोन के डालने का गबोट अवस्था, जिसको किसान साथियों हम बोलते हैं जब हमारे पौधे के तने थोड़ा सा मोटे होने लगते हैं, गोल होने लगते हैं, तब इसको हम गबोट अवस्था बोलते हैं। मतलब बालियों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। अच्छी बालियाँ आएंगी, दाने अच्छे आएंगे, दाने का भराव भी अच्छे से हो पाएगा और कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहेगा। तो आप बोरोन किसान साथी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरोन जो आता है 20% वाला, तो 20% वाले बोरोन की किसान साथियों आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा ही यूज करनी है। बोरोन का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। तो बोरोन की ज़्यादा मात्रा यूज मत करिएगा, केवल 100 ग्राम या फिर अधिकतम 125 ग्राम तक ही आप यूज कर लीजिएगा। 100 ग्राम मात्रा मेरे हिसाब से पर्याप्त रहेगी आपको डालना है। तो बोरोन का इस्तेमाल गबोट अवस्था में आपको करना है, बालियाँ आने से पहले। और इस अवस्था में एक खाद आपको और डालनी है, वो हमने नंबर 9 पे रखा हुआ है। तो नंबर 9 पे हमने रखा है NPK
NPK 05234। किसान साथी, अगर आप NPK 05234 का इस्तेमाल भी गबोट अवस्था में करते हैं, बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। इसमें 52% पाया जाता है फास्फोरस। फास्फोरस का इस समय काम होता है बालियों तक जो भी तत्व होते हैं उसको पहुंचाने का। यहाँ पे फास्फोरस भी एक ट्रांसपोर्ट का काम ही करता है, मतलब आपकी बालियों के विकास में फास्फोरस यहाँ पे काफ़ी अहम योगदान करता है। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटेशियम होता है। पोटेशियम का यहाँ पे काम होता है बालियों के विकास में हेल्प करना, आपकी बालियों की लंबाई बढ़ाना, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि करना, आपके पौधे को तने को मजबूत करना। पौधे के तना भी इससे मजबूत होता है जिससे आपकी फसल गिरती नहीं है। तो यहाँ पे गबोट अवस्था में आपको 05234 का भी इस्तेमाल करना है, साथ में बोरोन आप डालिएगा। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, अच्छा उत्पादन अवश्य आपको मिलने वाला है। तो किसान साथियों, गबोट अवस्था में 05234 डालिए, साथ में बोरोन 05234 1 से 1.5 किलोग्राम, बोरोन लगभग 100 ग्राम डालना है। इस अवस्था में आप सागरिका लिक्विड भी डालेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml के बीच में आपको डाल देना है। चौथी चीज़ भी आप डाल सकते हैं, वो है यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। अब यूरिया आपको क्यों डालनी चाहिए भी मैं बता देता हूँ। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब हमारी फसल में बालियाँ निकलने वाली होती है, मतलब गबोट अवस्था के आसपास, उस समय पत्तों में पीलापन आ जाता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो गबोट अवस्था में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पौधे अच्छे से भोजन नहीं बना पाएंगे, बालियों पे सीधा असर होगा। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यहाँ पे आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दानेदार यूरिया आती है 1 से 2 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आपको इसका छिड़काव कर देना है, बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूरिया तभी डालिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो। नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो केवल 05234 साथ में बोरोन, साथ में सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल ही करिएगा। लेकिन अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है, पत्तों में पीलापन है, तो आप यूरिया भी साथ में मिला के यूज कर सकते हैं। चारों चीज़ें एक साथ डाल सकते हैं, बस अलग अलग आपको घोल बनाना पड़ेगा। तो हमने नंबर 9 पे जाना, 05234 डालना है। अब हम जानते हैं नंबर 10 की बात। नंबर 10 पे क्या यूज करना है। तो नंबर 10 पे हमने दो चीज़ें रखी हुई है। पहला हमने रखा है 0050, दूसरा हमने रखा है 13045। इसका दोनों का इस्तेमाल हम बालियों के भरते समय करते हैं, दाने के भराव के समय करते हैं। तो यानी इसका इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद किया जाता है। तो 0050 भी डाला जाता है, 13045 भी डाला जाता है। 0050 में 50% पाया जाता है पोटेशियम, साथ में सल्फर होता है, जबकि 13045 में 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है, 45% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तो 13045 आपको तब डालना है जब दाने भरते समय आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी हो, और 0050 तब डालना है जब नाइट्रोजन की कमी ना हो। तो आप इस हिसाब से तय कर सकते हैं कौन सा आपको डालना है। इसका इस्तेमाल बालियाँ भरते समय, मतलब दाने के भराव के समय करना होता है, जिससे दाने का भराव सही ढंग से हो पाता है, कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने लगभग बहुत सारी खादों का प्रयोग आपको बता दिया। अपने हिसाब से अगर आप ऐसा ऐसा करते हैं, ये 10 तरीके अपनाते हैं, तो आप भी गेहूं में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। अगर आप NPK डालते हैं तो NPK 1 से 1.5 kg ही आपको डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, गेहूं में अच्छी और बढ़िया पैदावार मिलेगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें।